इसके इनर्ट होने के चांसेस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ेगी। टेलुरियम में एक्सेप्शनली +2 ज्यादा स्टेबल होता है, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। आयोनाइजेशन एनर्जी में 15 से 18 तक डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन 13-14 में दिक्कत है। जो एसिड अच्छा होता है उसकी पीके वैल्यू उतनी ही कम होती है, तो पीके वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट अभी पीछे देखेंगे, ट्रिक है 112, बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक है 211। देखो साइज बड़ी होने पर पी पाई नहीं बनता, नीचे आने पर डी पाई और डी पाई पी पाई टाइप का बनता है। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में। जी हां, आज शुरू करने वाले हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज ही खत्म करने वाले हैं। ऐसा हमारे पास ज्यादा दिन है नहीं, दिन छोड़ो ज्यादा समय भी नहीं है। आपको पता है ये सीरीज किन लोगों के लिए बेस्ट है? जिन लोगों ने बैच के अंदर पढ़ लिया और उन्हें खटाक से अगर घंटे भर में रिवाइज करना है चैप्टर को, 1 घंटा 2 घंटा, अगर वो चैप्टर की लेंथ के ऊपर है। अब हमारे पास ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा जो 2 घंटे भी पहुंचेगा। तो आज भी हमारे पास जो चैप्टर है वो रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाने वाला हूं। नीट का सिलेबस जो पिछले साल पी ब्लॉक में उन्होंने कुछ कट कर दिए थे, कंपाउंड्स हटा दिए थे, वो हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है, इसलिए इनको पी ब्लॉक कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका चलता है किस फॉर्मेट में? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है बेटा NS2, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? आउटर। ठीक है, इस तरह से चलेगा। अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की तो वो चलेगा NS2 NP1 से। ग्रुप 14 की अगर मैं बात करूं तो NS2 NP2 चलेगा। 15 की बात करूं NS2 NP3 चलेगा। 16 की बात करूं तो वो NS2 NP4 चलेगा। 17 की बात करूं तो वो NS2 NP5 चलेगा। और अगर 18th ग्रुप यानी कि इनर्ट गैस वाले की बात करूं तो वो NS2 NP6 चलेगा, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है वो सिर्फ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बाकी इनके अंदर होता क्या है वो सुनो। आपको पता होगा सेकंड पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस sp होती है, थर्ड की भी sp होती है। फोर्थ पीरियड को जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो बीच में ये अंदर की शेल में d के 10 नए इलेक्ट्रॉन आ गए जिसकी शील्डिंग पुअर होती है, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। फिर से यहाँ 10 आ गए, फिर यहाँ f के भी 14 आ गए जिनकी शील्डिंग और पुअर होती है। तो आपको मैंने जो ये सर्कल किए हैं वो सर्कल ये किए हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप पी ब्लॉक में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है तो अब इनके अंदर न्यूक्लियस तो हैवी होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मगर साथ साथ ऐसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं जिनकी शील्डिंग जो है वो क्या है बेटा? पुअर है। अब शील्डिंग पुअर है और न्यूक्लियस हैवी होता जा रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया जेड इफेक्टिव बढ़ाने के लिए। तो इनमें टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ जाता है, इनकी कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज में भी फर्क आ जाता है। कई जगहों पे साइज के ऑर्डर बदल जाते हैं, है ना, कई जगहों पे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर बदल जाते हैं, कुछ जगहों पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, डेंसिटी वगैरह में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मगर मेरे कहने का मतलब है जो कुछ केमिकल रिएक्टिविटी में फर्क आ जाता है, एक वर्ड आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, उस वर्ड का मतलब ही यही है, उसका उस इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन ही यही है डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स। अभी जस्ट अगली स्लाइड पे हम वही शुरू करने वाले हैं, आ जाओ। तो देखो इनकी इनर्ट पेयर इफेक्ट देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन देखो कि जब आप दूसरे पीरियड से छठे पीरियड या 7वें पीरियड तक आते हैं, 7वां पीरियड इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो वो हम लेते नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, विच इंक्रीजेस अट्रैक्शन ऑन एनएस इलेक्ट्रॉन। ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये एनएस इलेक्ट्रॉन है, ये एनएस इलेक्ट्रॉन है, ये एनएस इलेक्ट्रॉन है, ये एनएस इलेक्ट्रॉन है। एनएस इलेक्ट्रॉन पे अगर जेड इफेक्टिव अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग पावर होने की वजह से अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये पेयर होने में, अनपेयर होने में बहुत समय लगाएंगे, यानी ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना कम कर देंगे। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां होगा? जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे ये इफेक्ट और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो इन हेवियर मेंबर्स लिखा है साफ साफ, इन हेवियर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक, इन एबिलिटी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स एनी केमिकल रिएक्शन, है ना, इन एबिलिटी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट, है ना, इन एबिलिटी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन टू पार्टिसिपेट
towards any chemical reaction is known as inert pair effect. In heavier members nucleus is heavy but shielding is poor, that's why Z effective increase होता है. देखो मान लो ये रहा न्यूक्लियस, n-2 यहाँ होगा, n-1 यहाँ होगा, ns2 यहाँ होगा. जब ये दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे तो सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा. जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस उन दोनों इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, और जब ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करके. इनको अनपेयर करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए फिर इस केस में सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. अगर ऐसा होगा तो नियम तो कहता है कि ऊपर वालों में P और S दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर वाले NS2 और NP के. अगर कहीं पे S के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बताओ क्या दो इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट में से, है ना? क्योंकि मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वालों में 2 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 4. अगर मैं इनर्ट पेयर इफेक्टिव आ जाए सबसे नीचे वाले एलिमेंट में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे उसमें. ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है. उस केस में यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट कम कर देना. 2 यूनिट कम करने का कारण है सिर्फ ये NS के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं. ये देखो मैंने वही बताया, जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो NS और NP इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है. यानी कि अगर 13th ग्रुप के एग्जांपल से मैं समझाऊं तो NS2 NP1 होता है, यानी कि बोले तो +3 इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, या जिसे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है. ठीक है. अब अगर नीचे आओगे तो ये इनर्ट हो जाएगा, नीचे आने पर ये इनर्ट हो जाएगा, तो नीचे वाला सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि +3 - 2 बराबर +1 हो गया. तो इसे बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. हमारे पास 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एक हो गई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि NS और NP दोनों को मिला के हैं, और एक हो गई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें सिर्फ PP के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है. तो 2 यूनिट कम हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट में से. ये देखो लिखा हुआ है D और F इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, इस वजह से स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी. जैसे जैसे नीचे आओगे इनके इनर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसके इनर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ेगी, ये वाली ज्यादा दिखाई देगी, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की घटेगी. इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या हम इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं? टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर दो. क्या इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं? इंक्रीज कर दो. इनफैक्ट थेलियम प्लस जो वो है जिसके अंदर इनफैक्ट इतना ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है कि इसकी +3 और इसकी +1 में से +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये देखो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसीलिए थेलियम प्लस आयंस को है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि ये 3 में नहीं 1 में जाना चाहते हैं, और अगर थेलियम +3 से +1 में जाना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है. क्लियर है भाई? क्या ये सेम ऑर्डर्स तुम इसके लिए लिख सकते हो 14th के लिए और 15th के लिए भी लिख सकते हो, है ना? जैसे ये कार्बन है तो ये +4 हो गया, ऐसे करके आप लेड +4 तक लिखोगे तो वो तो हो जाएगा डिक्रीज, और कार्बन अगर +2 में है तो वहां से अगर लेड +2 तक जो हो जाएगा वो इंक्रीज. नाइट्रोजन अगर +5 की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और कहाँ तक डिक्रीज होगा? Bi +5 तक, सेम है. और अगर नाइट्रोजन +3 की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाएगा. नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम बात करें +3 की तो वो ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा. तो ये इनकी HOS है, और ये इनकी, ये तो है HOS, ये है LOS, ये है इनकी HOS, ये है इनकी LOS. कैसे आई? क्योंकि ग्रुप 14th होता है बेटा NS2 NP2, तो अगर ये दोनों जोड़ोगे तो 4 और 2 कम कर दोगे तो 2. ये होता है बेटा आपका NS2 NP3, अगर दोनों जोड़ोगे तो 3 और 2 5, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 5, और लोअर हो गई उसमें से 2 कम कर दो 3. सेम वैसा ही है जैसा ग्रुप 13th में है. ठीक है भी? क्लियर है? कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर हम नॉर्मली समझे तो जिन पर मैंने डब्बा बना रखा है उस डब्बे का मतलब है उस एक पर्टिकुलर एटम की या एलिमेंट की, उस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है. बोरोन की 1 और 3 में से 3 स्टेबल है, एल्यूमिनियम की 3, गैलियम की 3, इंडियम की 3. लेकिन ये देखो मैंने क्या किया, थेलियम के +1 पे स्क्वायर बना दिया. रीजन है स्टार बनाया कि नीचे आते आते इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना लग गया कि इस बेचारे की तो बाकियों सबसे अलग हो गई. सेम चीज है लेड, बाकी सब में +4 स्टेबल है, लेकिन लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट. Bi का +3 ज्यादा स्टेबल है. उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और 0 होती है, तो यहाँ पे वो बात एप्लीकेबल नहीं है.
हाँ, सल्फर में 4 और 6 को समझा सकते हो, सेलेनियम में 4 और 6 को समझा सकते हो। टेलुरियम में एक्सेप्शनली +2 ज्यादा स्टेबल होता है, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ये चीज समझाने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती, इसलिए यहीं बता दिया, टेलुरियम +2 में ज्यादा स्टेबल है। फिर कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। PbO2, Pb2O3 एंड PbO4 ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअली Pb+4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद +2 में जाना चाहता है। पीछे अभी हमने Pb के +2 को ज्यादा स्टेबल बताया। तो यस, ये ट्रू है। ये सब में एक्चुअली यहां तो +4 आपको दिख ही रहा है, इसमें भी ये मिक्स्ड ऑक्साइड है तो ये ऐसा होता है तो +4 है, इसमें भी यहां PbO2 होता है तो ये +4 है। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कारण है कि ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और I- है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी साथ हो सकते हैं क्या? नहीं, वो तो रिएक्शन कर जाएंगे, इसलिए ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी बात सही है। TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट एज थेलियम +3 बिकॉज थेलियम +3 एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो कहां एग्जिस्ट करता है बेटा? वो थेलियम +1 में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी सही है। Sn+2 आयंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फॉल्स हो गया बेटा। Sn जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल है Sn+2 से, तो इसका मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा बेटा। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो फॉल्स लिख दिया। वो 4 में जाना चाहता है। CO2 एंड SO2 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि CO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है मगर SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि सल्फर +4 से कहां जाना चाहता है बेटा? सल्फर +6 में जाना चाहता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये फॉल्स हो गया। SO2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ये बात सही है। वाइल TeO2, देखो टेलीरियम +4 से कहां जाता है? टेलुरियम +2 में जाना चाहता है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। बात सही है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है, पीछे बता ही दिया, तो इसका मतलब है यहां क्या लिखेंगे? ट्रू। SnCl2 एंड FeCl3, देखो Sn +2 में है, वो जाना चाहता है +4 में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब SnCl2 अगर होगा तो वो क्या करेगा? FeCl3 को इलेक्ट्रॉन खिला देगा और खुद चला जाएगा +4 में, और इसको पहुंचा देगा कहां पे? +2 में। ये जो है ये येलो कलर का होता है और ये ग्रीन बना देगा इसको, तो रिएक्शन में कलर बदलेगा तो हमें पता लग जाएगा, इसलिए ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। ये भी ट्रू है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है भाई। स्टेबिलिटी ऑफ डाई हेलाइड्स, डाई हेलाइड्स का मतलब क्या होगा? ग्रुप 14, ये कार्बन है, MX2R डाई हेलाइड्स है ना, और ये इसका मतलब हो गया CX2 है ना, SiX2, GeX2, SnX2 और PbX2, ऐसा ही होगा। और +2 की स्टेबिलिटी अभी बताया था कि इंक्रीज होती है क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी सही है। ठीक है भाई, डाईहेलाइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। टेट्राहेलाइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो +4 है। आते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे साइज की, उसके बाद आयोनाइजेशन, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मैंने नंबर्स बताए हैं और मेरे नंबर्स का मतलब 1 दैट मीन्स मैक्स, 5 दैट मीन्स मीन, मिनिमम है ना। तो आप ये ध्यान रख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस नंबरों से कंफ्यूज हो जाएं। ये लिए मेरे लिए मिनिमम है और ये मेरे लिए मैक्सिमम है, तो आप अकॉर्डिंगली आप अरेंज करके एरो लगा सकते हो, और आप कोई ट्रिक बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं यहाँ ट्रिक बताने के लिए नहीं हूं। आप ट्रिक बनाओ, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट इन्वेस्ट करो, 10-15 मिनट इन्वेस्ट करो, आप ट्रिक बनाने के लिए दिमाग लगाओगे, मैं कह रहा हूं आपको ऑर्डर ही याद हो जाएगा, मेरा काम वहीं पे बन जाएगा। साइज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है 14 से 18 तक, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रुप 13 में एक चीज है कि एल्यूमिनियम से गैलियम छोटा हो जाता है। रीजन है, गैलियम में पहली बार ड्यू टू 10 3d इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, जिसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो गैलियम की साइज क्या हो जाएगी? छोटी। आयोनाइजेशन एनर्जी में 15 से 18 तक डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन 13-14 में दिक्कत है। 13 में दिक्कत है, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम हो जाता है। रीजन है वही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, टीसी मतलब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम से ज्यादा थेलियम और एसएन से ज्यादा पीबी का कारण है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि होता है ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से ये ऑर्डर आता है। अगर आप ग्रुप 13 के फाइनल ऑर्डर की बात करें तो वो है बीत गई, है ना, बीत
गई, और ये होता है डिक्रीज फाइनल आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद करने का तरीका क्या है, बीत गई, याद हो जाएगा, बीत गई, याद हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कक्षा 11 में डिक्रीज होता है, 11वीं में बीपी कम रहता है, और 12वीं में बीपी ज्यादा हो जाता है बेटा, है ना। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तुम ब्लड प्रेशर समझ रहे हो तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा तुमको। याद करने का तरीका है, बॉइलिंग पॉइंट 11वीं में डिक्रीज होता है और 12वीं में इंक्रीज होता है। 12वीं में दो चीजें हैं, ध्यान रख लेना, एक तो अपना क्या बोलते हैं एसबी, है ना, कि हालांकि इंक्रीज होता है लेकिन एसबी से कम हो जाएगा बीआई, एक स्टार लगा देना, और दूसरा स्टार लगा देना कि टेलुरियम से कम हो जाएगा पोलोनियम, ये दूसरा स्टार लगा देना, ठीक है भाई। बस ये दो छोटे से चेंजेस हैं, बाकी इन जनरल डिक्रीज ही हैं वो, सॉरी इन जनरल इंक्रीज ही हैं। लास्ट में इन दो ग्रुप में एक एक जगह पे फर्क आएगा। फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, 17 और 18 के मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, है ना, लेकिन मैंने बाकियों के लिए नंबर्स लिखे हुए हैं। ये 14th ग्रुप का ऑर्डर सिमिलरली वैसा ही होगा जैसा आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है, सिर्फ एसएन और पीबी को चेंज करना है आपको, ये देख लो 5 और 4 कर दिया। ऑक्सीजन फैमिली में भी सिर्फ 5 और 4, यानी आपस में ये दोनों चेंज हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ ऑक्सीजन फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम चलता है, ठीक है भाई, सेम है। एनीवेज, डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। हाँ, अगर आप कार्बन को डायमंड मान के लेते हो, नॉर्मल कार्बन की कोई और फॉर्म ले लो, ग्रेफाइट ले लो, चारकोल ले लो, तो सिलिकॉन ज्यादा ही होगा, मगर अगर कार्बन डायमंड की फॉर्म में ले लोगे तो फिर सिलिकॉन कम हो जाएगा, अदरवाइज डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। मगर अगर कार्बन डायमंड की फॉर्म में पूछ लिया तो फिर वो ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यूज दी हुई है बेटा, वैल्यूज आपको याद रखनी है। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाली फैमिली में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होती है टॉप टू बॉटम, इनमें डिक्रीज होती है। इनमें क्या है कि वो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये पोलिंग स्केल पर बेस्ड, वैल्यू बेस्ड होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दी है, बाकी आपको ये पीरियोडिक टेबल में पहले से पता है ही सही। फिर आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पे। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 की सबसे पहले बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। एयर में अगर बात करें तो एयर में N2 और O2 दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। N2 के साथ रिएक्शन करके ये Bn, ALN, EN टाइप के नाइट्राइड बनाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड ऑफ बोरोन एसिडिक होंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम एम्फोटेरिक होंगे। जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, ऐसा करके आपको एक ट्रिप मालूम होती है। इंडियम और थेलियम जो है वो बेसिक होंगे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बता दी थी वो ट्रिक, क्योंकि टॉप टू बॉटम ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता है, तो ऊपर एसिडिक, फिर एम्पो, फिर बेसिक, ठीक है। एसिड और बेस, बोरोन रिएक्शन नहीं करता, एल्यूमिनियम करता है एसिड और बेस दोनों के साथ, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर का मेटल है। एसिड के साथ रिएक्शन करके भी H2 गैस देगा और बेस के साथ रिएक्शन करके भी H2 गैस देगा। हालांकि कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये पैसिवेशन दिखाता है, यानी कि इसकी सरफेस जो है वो इनर्ट हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। रीजन है, कंसंट्रेट HNO3 इनिशियली जाके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन कर देता है, जो फर्दर और HNO3 की रिएक्शन को नहीं होने देता है। विद हेलोजन अगर हम बात करें तो ये ट्राई हेलाइड्स बनाएंगे, BCl3, BF3, BBr3 टाइप्स। TLI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज थेलियम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ प्लसथिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमने अभी पीछे पढ़ा। नेक्स्ट है ग्रुप 14 की रिएक्शन। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लेड, टिन और लेड आते हैं। O2 के साथ ये मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड, दो तरह के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। सारे मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड जो हैं वो नेचर में जो हैं वो क्या बोलते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे CO है, ये न्यूट्रल होता है, इसका अलग से ध्यान रख लेना। बाकी अगर बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एसिडिक होंगे, CO को छोड़ दो वो न्यूट्रल है, और SN और PB के क्या होंगे बेटा, एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन, ये लोग वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते इन फॉर्म ऑफ लिक्विड रूम टेम्परेचर। पानी है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, उसके साथ ये रिएक्शंस नहीं करेंगे। हाँ, ये गैस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। H2O गैस का मतलब क्या हो गया, स्टीम। क्या मतलब हो गया इसका, स्टीम। तो स्टीम के साथ SN की एक रिएक्शन NCERT में दी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और बाकी लोग भी कर लेते हैं पर टिन की ही दी हुई है NCERT में। तो SN और H2O, SnO2 प्लस H2 बनेगा। लेड को रिएक्शन कर जाना चाहिए। इनफैक्ट लेड जो है वो मेटल है और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसे स्टीम छोड़ो, वो तो पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाना चाहिए था। लेड नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है उसकी रिएक्टिविटी को देखते हुए,
मगर उसकी रिएक्टिविटी ही उसका कारण है कि वो रिएक्शन नहीं करता। वो पड़े पड़े ही एनवायरमेंट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से फर्दर पानी उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। कहने का मतलब है लेमिनेशन कर देता है ना, थैली चढ़ गई साहब उसके ऑक्साइड के ऊपर, अब पानी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। विद हैलोजेंस की अगर हम बात करें तो हैलोजेंस डाई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड्स टाइप के हैलोजेंस ये बनते हैं। टेट्रा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट इन नेचर ड्यू टू द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर +4 होगा, चार्ज ज्यादा होगा, तो फजान रूल के अकॉर्डिंग कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। ऑल EX4 आर कोवेलेंट एक्सेप्ट PbF4 एंड SnF4। ये रीजन है कि स्मॉल साइज एनायन है, जो F- है उसकी साइज छोटी है, तो फजान रूल फॉलो नहीं हो पाता। यहाँ पे फजान का उल्टा केस बैठ जाता है। फजान कहता है कि कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए तब कोवेलेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे एनायन छोटा हो गया इसलिए इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ MX2 अभी पीछे बता ही दिया, डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I- जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, पीछे अभी बता दिया। ग्रुप 15 की बात करें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी एंड बिस्मथ। H2 के साथ रिएक्शन करेंगे ये लोग, EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, NH3PH3 ASH3 SBH3 BiH3 टाइप के। इनकी प्रॉपर्टीज एक साथ देखेंगे हम 15, 16, 17 की। उसके बाद O2 की रिएक्शन करेंगे, E+O2 E2O3 +3 वाले और +5 वाले ऑक्साइड बनाएंगे। +5 वाले मोर एसिडिक होंगे, हम जानते हैं। अगर कोई ऑक्साइड है और वो एक ही एलिमेंट का ऑक्साइड है और वो MnO और MnO2 है, तो MnO2 इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो एम्फोटेरिक होते हैं, और Bi जो है वो प्रीडोमिनेंटली बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके भी ये ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। पेंटा हैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट इन नेचर, वही रीजन सेम फजान रूल वाला +5 है। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता बिकॉज नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहां पे आएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, ये 5 कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता। हाँ, और NX3 में भी ओनली NF3 ज्यादा स्टेबल है, बाकी जो है वो एक्सप्लोजिव है। NF3 जो है NCl3, NBr3 और Ni3, ये जो है ये हाईली एक्सप्लोजिव है, अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव। मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये खाएंगे। तो अगर नाइट्रोजन जाएगा तो नाइट्राइड बनाएगा, फॉस्फोरस जाएगा तो फॉस्फाइड बनाएगा, आर्सेनिक जाएगा तो आर्सेनाइड बनाएगा, एंटीमनी जाएगा तो एंटीमोनाइड बनाएगा। ये इस तरह से मेटल के साथ इस तरह की चीजें कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये भी हाइड्राइड्स बनाते हैं, बट इनके जो टाइप होते हैं वो H2E टाइप के होते हैं, लाइक H2O, H2S, H2SE, H2TE टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये SO2, SO3 ऐसे समझ लो, सल्फर अगर है तो EO2, EO3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। सारे एसिडिक होते हैं नेचर में, कोई दिक्कत नहीं है। SO2 जो है वो TeO2, इनमें कोई एम्फोटेरिक हो या बेसिक है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। SO2 और TeO2 तक रिड्यूसिंग, SO2 से TeO2 रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होता है। इनफैक्ट हमने पीछे पढ़ा जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमारा TeO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी पीछे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में जब हमने चर्चा करी तब हमने ये चीज देखी। फिर आता है हेलोजेंस के साथ रिएक्शन। ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके डाई हैलाइड्स, है ना, टेट्रा हैलाइड्स एंड हेक्सा हैलाइड्स बना सकते हैं। हेक्सा हैलाइड्स में से सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है भाई। बाकी जो है चीजें आपको साथ में एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मैं कॉमन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वही उठा के ला रहा हूं। फिर आता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 FCl-Bri, है ना। H2 के साथ रिएक्शन करके ये इस तरह के हाइड्राइड्स बनाएंगे, HF, HCl, HBr, HI। इनकी एक साथ कॉमन प्रॉपर्टीज अभी हम पीछे देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। विद O2 ये सारे अनस्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनफैक्ट फ्लोरीन जो बनाता है ना वो एसेंशियली ऑक्साइड होते ही नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन्हें ऑक्साइड नहीं कहा जाएगा, इन्हें फ्लोराइड्स कहा जाएगा। यानी जीवन में अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, दीज आर नॉट फ्लोरीन्स ऑक्साइड, दीज आर फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन।
क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसे बाद में लिखा जाता है, बाद में बोला जाता है, एंड नाम के आगे आइड लगाया जाता है. सो दीज आर एसेंशियली फ्लोराइड्स. OF2 इज मोर स्टेबल फ्लोराइड वाइल O2F2 इज वेरी लेस स्टेबल एंड कैन वर्क एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट. कहीं पे हमें जरूरत पड़े कि जल्दी से फ्लोरीन मिल जाए तो ये जल्दी से दे देगा बिकॉज ये अनस्टेबल है. इसका यूज भी है जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम को फ्लोराइड बना के निकाल के ले आता है, क्योंकि इसको फ्लोरीन छोड़ने की आदत है तो वो उसको बुला के फ्लोरीन का लालच देके पकड़ के ले आता है PuF6 बना के. क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ इस तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं सारे. इनफैक्ट ये जितने भी हैं ये सब अनस्टेबल है, मोस्टली ये सब जितने यहाँ लिखे हुए हैं अनस्टेबल है. ब्रोमीन भी कुछ इस तरह के ऑक्साइड बनाएगा, आयोडीन भी कुछ इस तरह के ऑक्साइड्स बनाएगा. आयोडीन के ऑक्साइड जो है बेसिकली आयनिक नेचर में होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, है ना. सॉलिड होते हैं और क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं. I2O5 जो है वो अपना प्रदूषण चेक करने के लिए यूज होता है बेटा गाड़ियों में, है ना, जो अपना पॉल्यूशन होता है वो चेक करने के लिए होता है. ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो ICl-Br होता है. आप बोलोगे फ्लोरीन क्यों नहीं, मैं बोलूंगा फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं था, वो तो फ्लोराइड था, तो हम बात ही नहीं कर सकते उसकी. आयोडीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड पोलर ज्यादा होते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया. आयनिक कैरेक्टर आ गए, प्लस माइनस आ गए, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई. क्लोरीन से पूछा तू क्यों ब्रोमीन से ज्यादा स्टेबल है, तो कहता है मैं पाई बॉन्ड बना सकता हूं, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, है ना, मैं ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता हूं. ब्रोमीन से पूछा तेरे पास भी तो कुछ होगा, ब्रोमीन ने कहा मेरे पास ना तो पाई बॉन्ड बनाने की औकात क्योंकि मैं क्लोरीन से बड़ा हूं साइज में, तो पाई भी नहीं बना सकता. दूसरा, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन जितनी कम भी नहीं है कि मैं इतने चार्जेस ले पाऊं कि इतनी अच्छी पोलैरिटी आए मेरे बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ, है ना. मेरी 2.8 है, ऑक्सीजन की जो है वो 3.5 है, हमारे अंदर इतना डिफरेंस नहीं है. तो ब्लोरीन जो ब्रोमीन है वो दोनों जगह पे लैक कर गया, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसीलिए दीज आर लीस्ट स्टेबल. ये लीस्ट स्टेबल क्यों है ब्रोमीन के, तो इसलिए कारण है कि उसके पास दोनों तरह की सुविधा अवेलेबल नहीं है, दोनों में हार गया वो. विद X2 हैलोजन और हैलोजन आपस में रिएक्शन करके इंटर हैलोजन्स बनाते हैं, क्योंकि हम तो हैलोजन्स की फैमिली पढ़ रहे हैं ना. तो ये एक तो होगा लार्ज साइज जिसे हम सेंट्रल एटम कहेंगे, और एक होगा X डैश जिसको हमने स्मॉल साइज कहा. ये डिफरेंट हैलोजन्स होने चाहिए. X X डैश, X X3 डैश, X X5 डैश, X X7 डैश बनते हैं. ये इनकी शेप्स आपने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से करी हुई है, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने लिखा हुआ है. की बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की. मैंने कहा था कि इन हाइड्राइड्स को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हमने 15, 16, 17 की देखी, उनके हाइड्राइड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं. ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स लिखे हुए मैंने पीछे बताया था. ये बनाते हैं इस टाइप के हाइड्राइड, ये बनाते हैं इस टाइप के, और ये बनाते हैं इस टाइप के. सबसे पहले इसमें से किसी के भी अंदर टॉप टू बॉटम वेरिएशन है ये, है ना. EH बॉन्ड लेंथ सब में बढ़ती है, लाइक NH बॉन्ड से ज्यादा बड़ा PH बॉन्ड है, ASH बॉन्ड है, उसी तरह से OH बॉन्ड से ज्यादा बड़ा SH है. सब में लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ घटेगी, लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेंथ घटेगी, स्ट्रेंथ घटेगी तो डिसोसिएशन एनर्जी घटेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. आपको लग रहा होगा कि ये कितने सवाल हो गए, मैं बोलूंगा 1 2 3 4, 4 × 3 ये 12 सवाल हो गए बेटा, क्योंकि वो तीनों ग्रुप में से किसी के भी लिए पूछ सकता है. ये 12 सवाल हो गए, 1 2 3 4 12 सवाल. H+ डोनेशन टेंडेंसी इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर H+ जल्दी देंगे क्योंकि बॉन्ड बड़ा है, तो नीचे आने पर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा पानी के अंदर तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा. जो एसिड अच्छा होता है उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होती है, तो pKa वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ये तो पता ही होगा आपको. उसके बाद अब मैं H+ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं H डोनेशन की. एक होता है H+ का निकलना विच शोज एसिडिक नेचर, एक होता है हाइड्रोजन का निकलना. हाइड्रोजन का निकलना होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन. H का निकलना यानी हाइड्रोजन का निकलना होता है क्या, ऑक्सीडेशन. अब हाइड्रोजन जितना जल्दी निकलेगा ऑक्सीडेशन उतना आसान होगा, और जितना जल्दी ऑक्सीडेशन होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो इसीलिए टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी इनकी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है. वो कैसे देखते हैं, H+ निकलने से नहीं देखते हैं, H निकलने से देखते हैं. मेल्टिंग पॉइंट अभी पीछे देखेंगे, ट्रिक है 112, बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक है 211. अच्छा, दूसरा इनके अंदर जो लुईस बेसिक नेचर होता है, और या फिर इनको बोलते हैं लोन पे डोनेशन टेंडेंसी होती है, वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. तो अच्छा लुईस बेस ये है, उससे खराब ये, उससे खराब ये, उससे खराब ये, उससे सबसे अच्छा ये, उससे खराब ये, तो ये डिक्रीज होगा. सबके अंदर ऐसा ही चलेगा. Bond angle, obviously these are only for 15th and 16th group, because this point is not valid for 17th group, because 17th group have linear shape, diatomic molecules है, HF linear ही होगा. Bond angle का कोई लॉजिक नहीं है, 180 ही होगा.
है ना, 180 180 180, तो यहाँ बॉन्ड एंगल बोलना इलॉजिकल है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 15 16 की बात करेंगे। तो टॉप टू बॉटम हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो 15 16 दोनों में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होंगे। आप सुन लो ये कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 इंटू 3 33, और अभी इनके तो और बताऊंगा, ये और बताऊंगा 6, 33 और 6 39 क्वेश्चन कराऊंगा। अब आगे आ जाओ उन 6 सवालों पे। तो बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है। मॉलिक्यूलर वेट तो इनका कम है, अपने ग्रुप में सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट NH3 का है, मगर NH3 के अंदर H बॉन्डिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज्यादा आ जाता है, उम्मीद से ज्यादा आता है। सेम चीज यहां पर भी, सेम चीज यहां से, बिकॉज इन दीज 3 मॉलिक्यूल्स H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो हमने देखा कि जिनमें नहीं है उनको फिर मॉलिक्यूलर वेट से आंसर करो। तो देखो मैंने यहां पे मेल्टिंग पॉइंट की एक ट्रिक लिखी और वो है 112। दिस 112 ट्रिक इज बेसिकली, ये जो MDJ है, ये 112 ट्रिक जो है वो ये है कि 1 नंबर इसका अपने ग्रुप में है, जब इसको मैं 1 दे दूंगा तो इसे मुझे को 2 देना पड़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये होना चाहिए था 1 नंबर, मगर वो 1 हो गया। तो फिर 2 ये बचेगा, 3 ये बचेगा, 4 ये बचेगा, फिर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। अगर मैंने उसको 2 दे दिया तो फिर 1 यहां दूंगा तो इसे 3 देना पड़ेगा, 2 वो चला गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, जनरली जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इनकेस अगर इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो सिंपल मॉलिक्यूलर वेट से आंसर करते कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता। अब देखो बात आती है क्या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी याद करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इनका पोजीशन है वो 211 है। याद करने का तरीका है, जो 2 से शुरू होता है वो B से शुरू होता है, क्योंकि B इज ए सेकंड अल्फाबेट इन ABCD। ओके, सो NH3 PH3 ASH3 SbH3, 2 इसको दूंगा तो 1 3 4 ये हो जाएंगे, 1 इसको दूंगा तो 2 3 4 ये हो जाएंगे, 1 इसको दूंगा तो 2 3 4 ये हो जाएंगे। मेरे 1 2 3 का मतलब यही होता है, मैक्स मतलब 1 और मिनिमम मतलब 4। फिर बात करेंगे हम ग्रुप 18 की, है ना, ग्रुप 18 की बात कर लेते हैं। आइए, ग्रुप 18 हमारे लिए काम की चीजें मैंने छाट दी है, अलग से ही पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक ग्रुप 18 की बात नहीं करी है। रेडोन और ऑर्गेनेसोन के अलावा बाकी सब एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली आर्गन होती है, जो कि ड्राई एयर के अंदर लगभग 1% होती है। अगर शुष्क हवा है, सूखी हवा है, तो उसके अंदर 1% आर्गन मिलेगी, और यही सबसे ज्यादा मौजूदगी है किसी भी इनर्ट गैस की, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मौजूदगी। Known as noble gases because their valence shell are completely filled, very less reactive। ये नोबल क्यों है नेचर में, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनके क्लोज्ड वैलेंस शेल हैं, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हालांकि एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि वो 1s2 होता है। उसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर लेके आया हूं। ऑर्गेनेसोन इज ए रेडियो एक्टिव, है ना, और हाफ लाइफ होती है 0.7 मिली सेकेंड्स, तो उसकी प्रॉपर्टीज की तो बात हम कर नहीं सकते, इसलिए मैंने यहां लिखा भी नहीं। फिर हीलियम से लेके रेडोन तक ये टॉप टू बॉटम बहुत सारी चीजें बताई हैं। एटॉमिक साइज बढ़ती है, सरफेस एरिया बढ़ता है, तो चारकोल सरफेस पे एड्सॉर्ब होने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो पीछे बता ही दिया, इंक्रीज ही होते हैं, बिकॉज इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स लगता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, वो इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होगा, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो इंक्रीज होगा। कोई गैस होती है उसे आइडियल कब बोला जाता है, जब उसके अंदर गैस के एटम्स के अंदर कम से कम इंटरेक्शन हो, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर इंटरेक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि LDF इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है आइडियल कैरेक्टर तो फिर कम होगा, और रियल कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। रियल कैरेक्टर मतलब होता है गैसेस के बीच में अट्रैक्शन होना, आइडियल मतलब एक इमेजिनरी कंडीशन की अट्रैक्शन नहीं होना। तो सबसे ज्यादा आइडियल गैस हीलियम है, और सबसे ज्यादा रियल गैस रेडोन है। तो रियल कैरेक्टर इंक्रीज होता है और आइडियल कैरेक्टर डिक्रीज होता है, बिकॉज हम कह रहे हैं कि LDF इंक्रीज हो रहा है इनके बीच में। ऑल आर मोनोएटॉमिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी में टॉप टू बॉटम बढ़ती है, हालांकि सबकी सब पार्शियली सॉल्युबल होती है। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट हीलियम का है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको छांट के दे दी है ग्रुप 18 की, ठीक है भाई। फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। 2 कारण है इनके सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होने के, इसकी चर्चा हमने पीछे भी करी है, नोबल नेचर में क्यों है। दूसरा है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन ना तो देना चाहते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव रहती है, ना ही लेना चाहते हैं। मतलब इनसे कहे कि ला तू इलेक्ट्रॉन दे दे तो मना कर गए, बोले हमारी आईपी ज्यादा है, भाग जाओ यहां से। फिर बोला अच्छा खा तो ले, बोले नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी पॉजिटिव है, बोले ना तो देंगे ना लेंगे, इसीलिए ये इनर्ट रहते हैं। इन 1962 फर्स्ट कंपाउंड इनर्ट गैस का ऑब्जर्व हुआ था। एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, वो क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन और प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स बना रहे थे लाल कलर का। तो उन्होंने सोचा कि यार मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की और जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेम होती है, तो क्यों ना मैं जिनोन को ट्राई करके देखता हूं, क्योंकि जितनी देर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे के O2+ बन रहा है उतनी देर में जिनोन भी देना चाहिए। और सेम वही हुआ कि इनके बीच में भी सेम कंपाउंड बना रेड कलर का Xc+ और PtF6 जैसा O2+ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ना, हमने ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखी है, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इस मॉलिक्यूल में से निकाला हुआ है। अगर जो रूम टेम्परेचर पर गैस है तो उसमें आप निकाल सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी बना सकते हो उसका। फ्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शंस की बात करें, कुछ जिनोन फ्लोराइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनोन फ्लोराइड कैन एक्ट एज डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। वो डोनर कब होंगे, जब सामने पी ब्लॉक होगा, क्योंकि पी ब्लॉक वाला एक्सेप्टर होता है, तो फिर जिनोन फ्लोराइड डोनर हो जाएंगे। और एस ब्लॉक वाले तो फ्लोराइड देंगे, तो एस ब्लॉक वाले डोनर होंगे, तो फिर जिनोन फ्लोराइड एक्सेप्टर हो जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, हमें यह देखना है कि साथ में PF5 है तो इधर से इधर दे दो, साथ में SbF5 है तो इधर से इधर दे दो। अगर CSF है तो फिर उल्टा आएगा, क्योंकि एस ब्लॉक वाले तो खुद फ्लोराइड देते हैं, तो फिर ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, फिर ये भी एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, ये वापस डोनर बन जाएगा, क्योंकि सामने जो है वो पी ब्लॉक है। तो अगर सामने पी ब्लॉक है तो जिनोन फ्लोराइड डोनर है, सामने एस ब्लॉक है तो जिनोन फ्लोराइड एक्सेप्टर है। तो मैंने यहां पे MDJ लिख दिया कि पी ब्लॉक से डोनेट करवाओ, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक को एक्सेप्ट करवाओ और एस ब्लॉक को डोनर कराओ, और अकॉर्डिंगली जिनोन फ्लोराइड इसका उल्टा कर लेगा, जो भी है वो। हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो जिनोन फ्लोराइड्स के हाइड्रोलाइसिस लिखे हुए हैं। जो +2 वाला है वो इस तरह से प्रोडक्ट देगा, जो +4 वाला है उसका प्रोडक्ट एक एक्स्ट्रा है XeO3, बाकी ऊपर से सारा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिनोन, HF और O2। XeF6 जो है वो 3 तरह से होता है, पार्शियल, पार्शियल और कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब पूरे 3 H2O दे दो, पार्शियल 2 तरह से हो सकता है कि 1 H2O दे दो, 2 H2O दे दो। MDJ है कि जितने H2O उतना ऑक्सीजन विद जिनोन लगा लो। कितना H2O लिया तो प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन लगा लो, 1 H2O 1 ऑक्सीजन, 2 H2O 2 ऑक्सीजन, 3 H2O 3 ऑक्सीजन। और हमें यह याद रखना है कि जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रखनी है। अब अगर मैंने 1 ऑक्सीजन लगाया तो इस पे +2 चढ़ेगा, तो मुझे +6 बनाने के लिए 4 फ्लोराइड और लगाने पड़ेंगे, इसको 6 बनाने के लिए 2 फ्लोरीन और लगाने पड़ेंगे, इसके ऑलरेडी 6 बन चुका है तो कोई फ्लोरीन नहीं आएगा, तो ये जुगाड़ हो गया, HF 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 साथ में लगा लो। ठीक है भाई। फिर आता है एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर की बात करें तो जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हर ग्रुप में जो ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट हैं, ये इन वजह से एनोमेलस बिहेवियर दिखाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं दिखा सकते, ये सिर्फ पी बॉन्ड बना सकते हैं, इनके पास डी नहीं है, ये डी नहीं बनाएंगे। नीचे वाले डी बना सकते हैं, डी बना सकते हैं, ये सिर्फ पी बनाएंगे। दूसरा, कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये रीजन में ये जाएगा। पी ही बॉन्ड बना सकते हैं, उसमें भी ये रीजन जाएगा। और दूसरा है स्मॉल साइज की वजह से, जो स्मॉल साइज है उनकी वजह से उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है इनकी, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से मोस्टली कंपाउंड कोवेलेंट रहते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से कई जगहों पर एच बॉन्डिंग देखने को भी मिलता है हमें। ये रीजंस है, मेन रीजन है, कॉमन रीजंस ये हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिनमें हमें वो पॉइंट्स दिखते हुए नजर आएंगे। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स दे आर एबल टू फॉर्म ओनली पी टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो साइज बड़ी होने पर पी नहीं बनता, नीचे आने पर डी और डी टाइप का बनता है। या तो ये खुद के साथ पी बना लेते हैं, या सेकंड पीरियड जितने ही छोटे और दूसरे एलिमेंट्स के साथ पाई बॉन्ड्स बना लेते हैं। लाइक कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। रीजन है स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऐसा ये काम कर लेते हैं। दूसरा, हेवियर मेंबर्स की अगर हम बात करें, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, उसे हम हेवियर बोलते हैं, वो भी पाई बना सकते हैं, बट दे डू नॉट इन्वॉल्व
p pi. They involve d orbitals in pi bonding. They form d pi type and d pi type. p pi type of bonding is not stable in heavier member. अगर आप 3p pi की बात करोगे वो weakest है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये देखो, जबकि हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये ऑर्डर लिखा हुआ है कि 3p pi ज्यादा स्टेबल और 3d pi और ज्यादा स्टेबल, ये बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाया हुआ है मैंने। फिर बात करते हैं, अगर लेकिन 2p pi को साथ में लगा लूं तो फिर 2p pi तो साइज छोटी होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेस्ट ऑर्डर आपका वही है जो ऊपर वाला है। ठीक है भाई। उसके बाद करते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड इट शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टॉप टू बॉटम कैटेनेशन डिक्रीज होता है, कार्बन का बहुत ज्यादा होता है, जर्मेनियम, फिर इस तरह से टिन, लेड कैटेनेशन नहीं दिखाता। N2 is very less reactive due to very high bond dissociation energy. N2 की जो bond dissociation energy है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर stable p pi bond बनता है। तो N ट्रिपल बॉन्ड एंड एग्जिस्ट करता है, बट ये नहीं करेगा क्योंकि 3p pi और 4p pi और 5p pi तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। जब 3p ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 4p और 5p की बात क्या करें। मगर सिंगल बॉन्ड में तो देख बात कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड तो नाइट्रोजन का ज्यादा कम स्टेबल होता है। उसका रीजन है बेटा, लोन पे रिपल्शन की वजह से वो फास्फोरस से भी कमजोर होता है सिंगल में। ट्रिपल के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाई EN ऑफ ऑक्सीजन H बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन H2O जो है वो लिक्विड है और H2S है वो गैस है। उसका रीजन है H2O में अट्रैक्शन ज्यादा है, वो लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। HF इज ऑल्सो लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी जबकि अदर हेलाइड्स जो हैं HCl, HBr, HI ये सब नेचर में गैस होते हैं, ऐसा इन्होंने NCERT ने लिखा हुआ है। बाकी H बॉन्डिंग से रिलेटेड, जैसे H बॉन्डिंग से NH3 में भी H बॉन्डिंग होती है, वो हमने पढ़ ही लिया। तो ये था बेटा हमारा P ब्लॉक का सेशन, है ना। माइंड मैप का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स और जल्दी से जल्दी किसी चैप्टर को ब्रश अप कर लेना, यही माइंड मैप का मतलब है। चलिए मिलते हैं आखिरी लेक्चर में जो कि हमारा होगा सॉल्ट एनालिसिस। तो तैयार रहिए, इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और साथ में NCERT रीडिंग लगानी है। यूं मान के चलिए माइंड मैप से पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट पहली बार माइंड मैप से नहीं पढ़ना है बेटा, फिर कह रहा हूं पहली बार माइंड मैप से नहीं पढ़ना है। जब चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लिया उसके बाद माइंड मैप से रिवीजन करना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।